हेलो फ्रेंड्स। देखिए, अब जो आने वाला टाइम है मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये ऐसे पीरियड्स होते हैं, ये ऐसे मंथ होते हैं जिसमें बहुत सारी गवर्नमेंट एग्जाम देखने को मिलती है बैक टू बैक। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे जो आने वाले क्लासेस होंगे उसमें हम इन एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एमसीक्यू मतलब इन एग्ज़ाम के पैटर्न से मिलते जुलते एमसीक्यू लेके आएंगे। हर टॉपिक्स के ऊपर हम लगभग 100 एमसीक्यू करेंगे हर टॉपिक के ऊपर। जैसे फंडामेंट, जैसे हम पॉलिटी की अभी आज शुरुआत करेंगे, तो जैसे हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में जितने भी टॉपिक हैं, फिर वो सिटीजनशिप हो, फंडामेंटल राइट हो, प्रियम्बल हो, ये फिर या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हो, पार्लियामेंट हो, फिर सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, जितने भी हैं, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, ये सारी सबके ऊपर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और उससे क्या होगी, हमारी जो क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट बढ़ जाएगी और उसी के साथ में ही हम चैप्टर को भी क्लियर करते हुए चलेंगे। तो देखिए, आज का जो हमारा जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम आज फर्स्ट पार्ट में लगभग हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी एग्जामिनेशन, एसएससी एग्जामिनेशन, आप स्टेट पीसीएस की एग्जामिनेशन दे रहे हो, फिर वो कोई भी स्टेट पीसीएस हो, गुजरात पीसीएस की एग्जाम हो, बिहार हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, कोई भी हो, उन सभी के लिए बहुत ही रिलेवेंट है, बहुत ही यूजफुल है। और यहाँ से क्या है ना, आपके इस टॉपिक का भी क्या हो जाएगा, टोटल एक रिवीजन हो जाएगा, बहुत इजी रिवीजन हो जाएगा। तो आज हम जिस टॉपिक से शुरुआत करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक क्या, आज हम शुरू करने वाले हैं फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज से। तो टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम। देखिए, फंडामेंटल राइट की जब बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट कहाँ पे है, पार्ट 3 में है। और कहाँ से कहाँ तक, आर्टिकल 12 से 35 तक। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट 3 है उसमें अनुच्छेद 12 से 35 या आर्टिकल 12 टू 35 क्या डिफाइन करते हैं, फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन करते हैं। फंडामेंटल राइट्स को मौलिक अधिकार भी कहते हैं। और इनका जो एम है वो एम क्या है, टू स्टेब्लिश ए गवर्नमेंट ऑफ लॉ एंड नॉट अ मैन। किसी इंडिविजुअल का, जैसे मान लीजिए पीएम होते हैं, सीएम होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, तो किसी इंडिविजुअल का रूल ना रहे, रूल किसका रहे, गवर्नमेंट का रहे इन होल। और वो भी कैसे, वो भी किस तरह से, लोग के अधिकार क्षेत्र में, मतलब नियम के मुताबिक कोई अपना आर्बिटरी एक्शन ना कर पाए अगेंस्ट एनी पर्सन। ये राइट हमें क्या करते हैं, गारंटी करते हैं। तो पार्ट 3 में है, आर्टिकल 12 टू 35 है, गारंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन इन, इसके लिए जितने भी सिटीजन्स हैं इसके, उन सभी को ये गारंटी करता है, एक्सेप्ट एलियन सिटीजन, एलियन सिटीजन को छोड़ के। एलियन सिटीजन्स क्या होते हैं, एलियन सिटीजन्स होते हैं हमारे एनिमी। एलियन सिटीजन में भी दो आते हैं, एक आते हैं जो हमारे फ्रेंडली नेबर हैं, उनके जो पर्सन हमारे यहाँ आते हैं, रहते हैं, उनको हम कुछ आर्टिकल्स, कुछ राइट्स प्रोवाइड करते हैं। बट एनिमी एलियन जो हैं उनको कोई भी राइट्स प्रोवाइड किए जाते नहीं हैं। तो ये चीज आप मान में रखिएगा। दूसरी चीज क्या है, जस्टिसिएबल इन नेचर है। जस्टिसिएबल इन नेचर का मतलब होता है, अगर आपसे कोई भी आपके मौलिक अधिकारों को छीनता है, आज अगर आपसे कोई भी आपके इन अधिकारों को ब्रीच करता है, तो आप इसके प्रोटेक्शन के लिए कहाँ जा सकते हैं, इसके प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है। फंडामेंटल राइट इंस्पायर कहां से हुआ, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में विल ऑफ राइट्स था, विल ऑफ राइट्स, और वहीं से इंस्पायर हुआ है और वहां से ही इसको क्या किया गया है, एडॉप्ट किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आर्टिकल 12 से 35 है,
आर्टिकल 12 क्या डिफाइन करता है? आर्टिकल डिफाइन करता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। स्टेट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑथोराइज जितनी भी एजेंसियां हैं वो सब किसके अंदर में आती हैं? एक स्टेट के अंदर में आती हैं। आर्टिकल 13 क्या बोलता है? आर्टिकल 13 कहता है ऐसे कोई भी लॉज बनाए गए हों जो क्या हो, इनकंसिस्टेंट हो विद और या फिर डेरोगेशन में हो फंडामेंटल राइट्स के साथ में, वो क्या हो जाएंगे? खारिज हो जाएंगे, उन्हें वॉइड माना जाएगा। कहने का मतलब जैसे 12 से लेके 35 तक या 14 से लेके 35 तक जितने भी आर्टिकल अनुच्छेद हैं उसमें जो आपको अधिकार दिए गए हैं, मोस्ट प्रोबेबली 30 तक की बात करें अपने, तो 14 से लेके 30 तक आपको जितने भी अधिकार दिए हैं, अगर पार्लियामेंट या और कोई स्टैट्यूटरी लॉ बनाकर या किसी भी तरह से लॉ बनाकर कुछ कानून बनाता है और इन अधिकारों को छीनना चाहता है तो वो डेरोगेटरी विद द फंडामेंटल राइट माना जाएगा, एक आर्बिट्री एक्शन माना जाएगा और ऐसे सारे लोग क्या हो जाएंगे? खारिज हो जाएंगे। ऐसा कौन बोलता है? आर्टिकल 13 कहता है। और इसके सुरक्षा के लिए हम कहाँ जाएंगे? इसकी सुरक्षा के लिए हम जा सकते हैं कहाँ पर? ये कौन गारंटी करता है हमें? आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट गारंटी करता है और आर्टिकल 26 के अंदर हाई कोर्ट ये हमें गारंटी प्रोवाइड कराता है कि अगर कोई भी ऐसे लॉ बनाता है इनकंसिस्टेंट हो विद फंडामेंटल राइट, जो फंडामेंटल राइट को, मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुंचा रहे हो, उन्हें ब्रेक कर रहे हो, उन्हें ब्रीच कर रहे हो, तो ऐसे सारे लोग क्या हो जाएंगे? वॉइड हो जाएंगे। ये प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्शन के लिए ये क्या घोषित कर सकते हैं? रिट्स घोषित कर सकते हैं। अब थोड़ा रिट्स के बारे में देख लेते हैं। देखिए, रिट की जरूरत क्या पड़ती है? जब किसी भी पर्सन के अधिकारों का क्या हो रहा हो? हनन हो रहा हो। क्या हो रहा हो? किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत कर्तव्यों का वायलेशन हो रहा हो, उल्लंघन हो रहा हो, ऐसे केस में वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है आर्टिकल 32 आर्टिकल 226 के तहत, और वो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है डिपेंड ऑन सिचुएशन कि कौन सा रिट लाया जाए। कुछ लीगल एरर्स हो जिनको सही करने की जरूरत हो, जैसे कई बार क्या होता है, निचली अदालत या ट्राइब्यूनल्स कुछ ऐसे डिसीजन, कुछ ऐसे ऑर्डर दे देते हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं होते हैं, तो ऐसी कानूनी गड़बड़ियों को दूर करने का काम भी रिट के द्वारा किया जाता है। गवर्नमेंट एक्शन को भी चैलेंज करता है, मतलब सरकारी कार्यों को चुनौती रिट के द्वारा। चुनौती कैसे? सरकारी कार्य, जैसे मान लीजिए सरकार कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा नियम, कोई भी ऐसा लॉ बना देती है जो आपसे आपके फंडामेंटल राइट्स छीन रहा हो, तो इन दैट केस भी रिट को लाया जा सकता है। इन्फोर्स स्टैट्यूटरी राइट्स, कुछ आपके अधिकार हैं उनको इन्फोर्स करने के लिए। अब कौन कौन से होते हैं देखिए, हैबियस कॉर्पस जिसको बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, मेंडामस जिसको परमादेश कहते हैं, प्रोहिबिशन जिसको निषेध कहते हैं, सरसारियू जिसको प्रेषण कहते हैं, और क्यू वारंटो जिसको क्या कहते हैं? क्यू वारंटो को कहते हैं अधिकार परीक्षा। क्या कहते हैं? क्यू वारंटो को अधिकार परीक्षा कहते हैं। तो ये क्या है? ये रिट्स के नाम है। अब क्या है देखिए, ये डिफरेंट टाइप नाम है, रिट्स हैं। इनके बारे में हम अगली क्लासों में बहुत डिटेल में देखेंगे कि एक एक रिट्स में क्या होते हैं, हैबियस कॉर्पस में क्या होता है, मैंडामस में क्या होता है, प्रोहिबिशन क्या होता है, सरसारियल क्या होता है, क्यू वारंटो क्या होता है, ये सारी चीज अपने देखेंगे। बट प्रोहिबिशन और सरसारियों की बात करें तो ये हाई कोर्ट, हायर कोर्ट किसके ऊपर डिस करता है? लोअर कोर्ट के ऊपर या फिर किसी भी ट्राइब्यूनल के ऊपर। इतना आप रख लीजिए। क्यू वारंटो होता है बाय व्हाट अथॉरिटी? बाय कोर्ट। कोर्ट डिसाइड करता है किसी पर्सन को। मान लीजिए आप एसडीएम हैं और आपने डीएम की अथॉरिटी यूज कर ली है, ठीक है, तो इन दैट केस कोर्ट आपको पूछेगा कि भैया आपने ये ऑफिस
किस अधिकार से यूज किया है, ये अथॉरिटी किस अधिकार से यूज किया है, और आपके खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है और आपको जवाब देना होगा। तो ये हुए रिट्स की बात। हम आर्टिकल 13 देख चुके थे। अब देखिए आर्टिकल 14 से लेके 18 क्या दिखाता है, क्या है, राइट टू इक्वालिटी। नाम याद रखिए, समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। पांचवा, आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। फिर आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन किसी के खिलाफ नहीं देखा जाएगा। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी की बात करता है। आर्टिकल 18 बात करता है कुछ अवार्ड्स की, कुछ ऑनर्स की। आर्टिकल 19 टू 20 राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम का मतलब क्या है, कौन से अधिकार की बात कर रहा है ये बात कर रहा है स्वतंत्रता का अधिकार। किसके अधिकार, स्वतंत्रता अधिकार। अब आर्टिकल 19 से आर्टिकल 19 में आपको 6 राइट प्रोवाइड किए जाते हैं। आर्टिकल 20, फिर आर्टिकल 21, फिर आर्टिकल 22। आर्टिकल 21 में ही 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके 2002 में एक और आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 21A। इसे क्या बनाया गया, एलिमेंट्री एजुकेशन का कंपलसरी फंडामेंटल राइट बनाया गया 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों के लिए। फिर अनुच्छेद 23 से 24 या आर्टिकल 23 से 24 किस बात करता है, तो आर्टिकल 23 आर्टिकल 21 हमने देख लिया कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड किया गया। एलिमेंट्री एजुकेशन कंपलसरी है, फंडामेंटल राइट्स है, 6 से लेकर 14 साल तक बच्चों को आपको प्राथमिक शिक्षा देनी ही देनी है। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, आर्टिकल 23 और 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है, मतलब आपका कोई भी शोषण करता है तो शोषण के विरुद्ध क्या है, ये अधिकार है 23 से लेके 24। आर्टिकल 25 से 28 की बात करें तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। और आर्टिकल 19, 29 और 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की बात करता है, मतलब सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार की बात करता है। और इसमें भी स्पेशली किसकी बात करता है, माइनॉरिटी राइट, मतलब अल्पसंख्यक का अधिकार है कि वो अपने कल्चर को बचाने के लिए, अपने लैंग्वेज स्क्रिप्ट को बचाने के लिए प्रावधान कर सकते हैं और कोई भी प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो चला सकते हैं। आर्टिकल 32 जिसे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। और इसी आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का रक्षण करती है। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इसे क्या कहा था, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है, आत्मा है। क्या है ये, आत्मा है। किसके, आत्मा है किसकी, संविधान की आत्मा है, ये संविधान की आत्मा है। आर्टिकल 31 कम, आर्टिकल 31 हमने नहीं देखा, 29 30 के बाद में सीधे 32 पे है। क्यों, क्योंकि आर्टिकल 31 जो है, आर्टिकल 31 को जो कि कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, संवैधानिक प्रॉपर्टी का अधिकार बताता था, उसे क्या कर दिया गया, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से रिपील कर दिया गया, मतलब इसे कैंसल आउट कर दिया गया और इसे बना दिया गया लीगल राइट्स अंडर आर्टिकल 300A। और कौन से पार्ट में डाल दिया गया, पार्ट 3 से हटा के पार्ट 12 के अंदर इसको एड ऑन कर दिया गया। आर्टिकल 33 की बात करें तो ये पावर ऑफ पार्लियामेंट की बात करता है कि पार्लियामेंट फोर्सेस के लिए राइट्स को मॉडिफाई कर सकती है। आपने सुना होगा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आफ्सा, जस्ट ये भी एक तरह का मॉडिफिकेशन है जो पार्लियामेंट चाहे तो कर सकती है फोर्सेस के लिए। आर्टिकल 34 मार्शल लॉ की बात करता है। मार्शल लॉ की बात करता है कि जहां पर भी मार्शल लॉ होगा वहां पर फंडामेंटल राइट्स में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, डिपेंड ऑन दिस लॉ। तो ये इसकी बात करता है। ये तो हो गई फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात। अब हम फंडामेंटल ड्यूटीज को देख लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब होता है मौलिक कर्तव्य।
अब देखिए, इसको रिकमेंडेशन जिसने दी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, क्योंकि पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज बताई थी, लेकिन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से 42वां संविधान संशोधन करके पार्ट 4A ऐड किया गया संविधान में, और आर्टिकल 51A ऐड किया गया, जिसके अंदर 10 फंडामेंटल राइट्स को ऐड किए गए। और बाद में आगे चलकर 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, और उसके तहत एक और फंडामेंटल राइट यूज किया, ऐड किया गया, किसके अंदर, इस पार्ट 4A के अंदर। और इस तरह से टोटल ए से लेके के तक कितने हो गए, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई। एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया, क्या था ये, फॉर एजुकेशन ऑफ चाइल्ड एंड वर्ड 16 से 14 ईयर तक, ये स्टेट का क्या है, रोल होना चाहिए। अभी हमने देखा फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21A भी यही कहता है कि एलिमेंट्री एजुकेशन कंपलसरी है 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल था, मतलब अगर कोई उसको ब्रीच आउट करता है, आपसे छीनता है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी जस्टिसेबल नहीं है, नॉन जस्टिसेबल है। मतलब इसके ब्रीच के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, या किसी भी कोर्ट, हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, गुहार नहीं लगा सकते हैं। और अगर कोई इसको मानने से इनकार करता है या मानता नहीं है, तो उसके खिलाफ कोई भी लीगल सैंक्शन लिया जा सकता नहीं है। इसके वायलेशन के लिए, कोई इसको ब्रेक करता है, कोई इसका उल्लंघन करता है, तो कोई भी लीगल एक्शन होता नहीं है। अब अर्नेस्ट बेकर थे, अर्नेस्ट बेकर ने कहा था कि राइट्स विदाउट ड्यूटीज, मतलब फंडामेंटल राइट्स बिना फंडामेंटल ड्यूटीज के कैसी हैं, अलाइक किसके समान है, कि आदमी तो है लेकिन उसकी कोई भी शैडो नहीं है। मतलब उनके कहने का मतलब था कि फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट्स एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये ऐसा होना चाहिए था। ये तो हो गया कुछ हमने ब्रीफ देख लिया। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, आज ये पार्ट 1 है, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी के ऊपर हम 100 क्वेश्चन की पूरी सीरीज लेके आएंगे, जिसमें हम आज पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक, उसका एक्सप्लेनेशन भी साथ में देखते जाएंगे। क्वेश्चन 1 है, देखिए क्वेश्चन 1 क्या है, फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाय विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। क्या पूछा है, भारत का जो मौलिक अधिकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में दिया गया है, वो किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर है। अभी हमने देखा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर है। क्या है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है, बिल ऑफ राइट्स है, और वहीं से ये वही आधार बना किसका, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स कहाँ है, पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक हमने अभी देखा। अगला क्वेश्चन क्या है, फंडामेंटल राइट इन इंडिया आर क्लासिफाइड एज, इसे कैसे क्लासिफाइड किया जाता है। क्या ये पॉलिटिकल अधिकार है, नहीं। क्या ये इकोनॉमिक्स राइट है, नहीं। क्या ये सोशल अधिकार है, नहीं। ये कैसा राइट है, जस्टिसेबल राइट है माफ कीजिएगा, क्या है ये, जस्टिसेबल राइट है। जस्टिसेबल राइट का मतलब होता है, अगर कोई आपके अधिकार का उल्लंघन करता है, तो आप उसके इन्फोर्समेंट के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल, मीनिंग दे कैन बी इन्फोर्स बाय कोर्ट। कोर्ट अपने पावर का यूज करके उसको फोर्सफुली बोलेगा कि फंडामेंटल राइट्स का यूज होना चाहिए। इफ वायलेटेड, सिटीजन कैन सीक रिड्रेस अंडर आर्टिकल 33, किसके पास जाएंगे, सुप्रीम के पास, और आर्टिकल 26 के किसके तरफ जाएंगे, हाई कोर्ट। अब यहाँ पे एक चीज नोट डाउन कर लीजिए कि हाई कोर्ट के पास मोर पावर है देन सुप्रीम कोर्ट
इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस, इसके रिस्पेक्ट में, फंडामेंटल राइट्स के रिस्पेक्ट में, रेमेडीज के रिस्पेक्ट में। ये चीज आप याद रखिएगा। Which of the following is not a fundamental right under the Indian Constitution? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कौन सा फंडामेंटल? राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, आर्टिकल 14। राइट टू फ्रीडम अभी हमने देखा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन अभी हमने देखा। राइट टू फ्रीडम किसके अंदर आता है? राइट टू फ्रीडम अभी हमने देखा आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 इसकी बात करते हैं। अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन की बात करें तो आर्टिकल 23 से लेकर 24। लेकिन राइट टू वोट फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू वोट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 19 बट नॉट द फंडामेंटल राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है राइट टू वोट, बस किसके अंदर? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन 4 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट? किसके पास जाएंगे अगर आपको फंडामेंटल राइट्स ब्रीच आउट करता है तो आप किसके पास जाएंगे? आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास में। प्राइम मिनिस्टर के पास जाएंगे नहीं, पार्लियामेंट के पास जाएंगे, अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट के पास जाएंगे। तो द सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226, अनुच्छेद 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के अनुसार हाई कोर्ट क्या है? गार्जियन एंड प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, आपके संविधानों का संरक्षण करने वाला है। क्वेश्चन 5, द टर्म स्टेट इन पार्ट 3 ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड, कौन डिफाइन करता है? आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12 डिफाइन करता है। ये डेफिनेशन ऑफ स्टेट देता है। क्या देता है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट। कौन से स्टेट हो सकते हैं? तो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की कोई भी एजेंसी या कोई भी अथॉरिटी जो गवर्नमेंट के अंदर काम करती है, वो अभी हमने बात किया था, वो क्या हो सकती है? स्टेट हो सकता है। गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एजेंसी। आर्टिकल 12 डिफाइन स्टेट to include the government, parliament, state legislature and authority under government control like PSUs। याद रखिएगा, PSUs भी किसके अंदर है? इसके अंदर ही है। फिर क्या है? राइट टू इक्वालिटी, सेक्शन 2 आ गया हमारा। राइट टू इक्वालिटी कहां पे बात की गई? आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। Which of the following doctrine is applied in Article 14 right to equality? आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 कौन से डॉक्ट्रिन की बात करता है? तो बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर नहीं, एक्लिप्स नहीं, सवरेबिलिटी नहीं, डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। आर्टिकल 14 अलाउ रीजनेबल क्लासिफिकेशन और प्रोहिबिट आर्बिट्री डिस्क्रिमिनेशन। वो कहता है कि जो जरूरतमंद हैं, इसका मतलब क्या है कि जिसको जरूरत है, जैसे माइनॉरिटीज हैं, जैसे आपने देखा होगा ओबीसी को रिजर्वेशन है, SC ST को रिजर्वेशन है, तो जिसको जरूरत है, कुछ बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन है। अभी तो हमने बोला कि सब इक्वल हैं, कानून के सामने सब समान हैं, तो फिर उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया। हमने देखा कि बर्थ के प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से, फिर उसके बाद में रिलीजन के हिसाब से, रेस के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से, कोई भी किसी को भी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलनी नहीं चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी के खिलाफ। पर ये कैसे दे रहे हैं? तो इसने बोला है ये इनके उन्मूलन के लिए है। दैट मीन्स ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन है। रीजन क्या है? कि इनके अपलिफ्टमेंट के लिए, समाज का वो तबक्का जो पीछे रह गया है उसके उद्धार के लिए ये किया जा रहा है। दैट मीन्स ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, आर्बिट्री डिस्क्रिमिनेशन किसी के खिलाफ नहीं है। याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ? कौन सा करता है? अभी हमने देखा आर्टिकल 15।
आर्टिकल 16 भी करता है, आर्टिकल 16 करता है, लेकिन किसमें? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। क्या बोलता है? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में किसी के भी खिलाफ इस तरह से होना चाहिए। तो यहाँ पे खाली सिंपल सा पूछा है, तो क्या होगा? आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन, वाइल आर्टिकल 15(4), 15(5) अलाउ रिजर्वेशन फॉर SC ST एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। क्यों? क्योंकि ये क्या है? अभी हमने देखा, ये क्या है? ये है रीजनेबल क्लासिफिकेशन, और रीजनेबल क्लासिफिकेशन अलाउ है, ये किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। विच आर्टिकल अबोलिश अनटचेबिलिटी? अनटचेबिलिटी कौन अबोलिश करता है? आर्टिकल 17। याद रखिएगा, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 abolishes untouchability and make its practice punishable under protection of civil right act 1955। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है, याद कर लीजिए। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 18? 18 आर्टिकल, अनुच्छेद 18 के अंदर क्या प्रोहिबिटेड है? प्रोहिबिटेड है किसी भी प्रकार का हेरिडेटरी टाइटल, मतलब कोई भी आनुवंशिक टाइटल आप ले सकते नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। हेरिडेटरी टाइटल, आर्टिकल 18 प्रोहिबिट्स हेरिडेटरी लाइक सर, राजा, बट अलाउ नेशनल अवार्ड्स जैसे भारत रत्न, पद्म अवार्ड्स एंड नॉन हेरिडेटरी ऑनर्स ले सकते हैं, लेकिन वंशानुगत कोई टाइटल अगर आपको मिलता है तो आप उसके लिए एलिजिबल या उसको धारण नहीं कर सकते। माफ कीजिएगा, एलिजिबल की बात है, धारण नहीं कर सकते। अब ये खत्म हो गया आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। सेक्शन 3 हमारा राइट टू फ्रीडम की बात कर रहा है। 19 से 22 से कैसे क्वेश्चन है देखते हैं। विच आर्टिकल प्रोवाइड 6 फ्रीडम इंक्लूडिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? 6 फ्रीडम की बात करें तैसे ही हमारे माइंड में आना चाहिए आर्टिकल 19। क्या है? आर्टिकल 19 6 फ्रीडम की बात करता है। 6 फ्रीडम की बात करता है। कौन सा फ्रीडम? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली का अधिकार, मूवमेंट का अधिकार, प्रोफेशन का अधिकार, और कहीं पे भी रिसाइड करने का अधिकार। क्वेश्चन 11, अंडर विच आर्टिकल कैन द गवर्नमेंट इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन फ्री स्पीचेस? अब आर्टिकल 19 में जितने भी अधिकार है, मतलब 1 से लेके 6 आपको जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, इनके ऊपर सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगाए गए हैं। क्या लगाए गए हैं? कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगाए गए हैं ताकि आप इनका रॉन्ग यूज ना कर पाए। तो क्या लिखा है? आर्टिकल 19(2) क्या पूछा है? फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की है। स्पीच और एक्सप्रेशन कहाँ पे है? आर्टिकल 19(1) जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, वहीं आर्टिकल 19(2) उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात करता है। आर्टिकल 19(2) अलाउ रिस्ट्रिक्शन फॉर सॉवरेनिटी, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी। मतलब इस ग्राउंड पर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हैं? वो रोक सकते हैं किसी को अपना अधिकार यूज करने से। अगर वो पब्लिक डिसरप्शन प्रोड्यूस कर रहा है, इंडिया की कंट्री की यूनिटी को, सोवेनिटी को खतरा है, कि मोरालिटी को खतरा है, तो इस ग्राउंड पे फ्रीडम ऑफ जो फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार दिया गया है उसे रोका जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड? क्या लिखा है? कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। ये हमने बात नहीं की है तो हम बात कर लेते हैं। देखिए, आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 ये दोनों हैं, ये ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी क्या लगाते हैं? सस्पेंशन लगाते हैं। किसके ऊपर? फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। अब देखिए, नेशनल इमरजेंसी किस ग्राउंड पे होती है? या तो वॉर के ग्राउंड पे होती है, या तो एक्सटर्नल एग्रीग्रेशन के ग्राउंड पे होती है, एग्रेशन के ग्राउंड पे होती है, और या तो कोई आर्म रिविलियन हुआ हो उस ग्राउंड पे होती है। देखिए, वार और एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पे जो होती है इमरजेंसी, उसे बोलते हैं
एक्सटर्नल इमरजेंसी, एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी है ये। और आर्म रेबिलियन के ऊपर जो होता है उसे कहते हैं इंटरनल नेशनल इमरजेंसी। तो ये दो कंडीशन है इमरजेंसी की। तो अगर नेशनल इमरजेंसी जो प्रोड्यूस हुई है वो एक्सटर्नल ग्राउंड पे प्रोड्यूस हुआ है, एक्सटर्नल ग्राउंड मतलब वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से हुआ है, तो आर्टिकल 358 के तहत आर्टिकल 19 क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। आर्टिकल 19 क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। तो हम क्या बोल रहे थे, अगर नेशनल इमरजेंसी एक्सटर्नल इमरजेंसी है, मतलब नेशनल इमरजेंसी अगर वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से हो रहा है, तो इस कंडीशन में आर्टिकल 358 के तहत आर्टिकल 19 और उसके 6 राइट्स जो प्रोवाइड किए गए हैं वो क्या हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे। और अगर नेशनल इमरजेंसी है तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पर ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, ऑटोमेटिक सस्पेंशन है ये। लेकिन आर्टिकल 359 के तहत प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बिहाफ पर, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बिहाफ पर पूरी कंट्री में, पार्ट ऑफ कंट्री में, पार्ट ऑफ कंट्री में, या फिर जिस भी स्टेट, किसी एक स्टेट के कोने, जहां पर भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के हिसाब से जो होगा वहां पर जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड हो जाएंगे, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी सारे फंडामेंटल राइट क्या हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे। फंडामेंटल राइट सस्पेंड इन द सेंस यहाँ पे ही आर्टिकल 358 के अंदर कंपल्सरी सस्पेंड हो गए हैं, बट आर्टिकल 359 में वो उनका इन्फोर्समेंट क्या, उनका इन्फोर्समेंट क्या हो जाएगा, सस्पेंस हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। मतलब वो आर्टिकल्स रहेंगे तो, लेकिन आप उसका, उसके ब्रीच के खिलाफ आप उसके, आपका अगर कोई मतलब उसके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते नहीं है। तो क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। कौन सा, आर्टिकल 20 और 21। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन केसेस, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी कैन नॉट बी सस्पेंडेड अंडर आर्टिकल 359 हमने देखा। द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, आर्टिकल 21A अप्लाइज टू विच एज ग्रुप। आर्टिकल 21A ऐड किया गया था, कौन से ग्रुप को अप्लाई होता है, 6 से लेके 14 ईयर तक के एज ग्रुप को ये एप्लीकेबल होता है। आर्टिकल 21A एडेड बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 guarantees free education for children age 6 to 14। क्या लिखा था, elementary education is a fundamental right। elementary education क्या है, fundamental right है, याद रखिएगा। अब सेक्शन 4 हमारा क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कौन कौन से आर्टिकल आते हैं इसमें, आर्टिकल 23 से 24। इसके तहत क्या है देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस इज बैन अंडर आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 के अंदर कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो बैन है। देखिए आर्टिकल 23 के अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग आप नहीं कर सकते। आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेवल एंड वेगर। क्या करता है इसको, वो देखो वेगिंग भी है यहाँ पे, तो ये भी, ये वेगिंग भी है। और वेगिंग कैसी होनी चाहिए, अनपेड वर्क है, तो ये भी प्रोहिबिट है। तो यहाँ पे हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग लेते हैं। विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हजार्डस इंडस्ट्री। कौन सा आर्टिकल प्रोहिबिट करता है, आर्टिकल 24। ये लास्ट ईयर ही यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आर्टिकल 24 prohibits employment of children below 14 years in hazardous work। हजाज मतलब ऐसी इंडस्ट्री जैसे ग्लास फैक्ट्रीज हो गई, फिर उसके बाद में जो पटाखे बनाती हैं ऐसी इंडस्ट्रीज हो गई, जहाँ पे केमिकल यूटिलाइजेशन हो रहा है, ऐसी कोई भी इंडस्ट्री है जो उनके हेल्थ के लिए क्या है, नुकसान कारक है, ऐसी इंडस्ट्री में उनका वर्क करना प्रोहिबिटेड है आर्टिकल 24 के तहत।
राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहाँ पे आता है? आर्टिकल 25 से 28 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की है। तो आर्टिकल 25 गारंटी क्या गारंटी करता है? आर्टिकल 25 राइट टू रिलीजन गारंटी करता है, मतलब आप अपनी स्वेच्छा से जिस भी धर्म का अनुसरण करना चाहें वो कर सकते हैं। तो आर्टिकल 25 guarantees freedom of conscience and religion but allow restriction for public order, health and morality। मतलब आप अपने धर्म का चाहें तो प्रचार कर सकते हैं, जिस धर्म का अनुचरण करना चाहें वो कर सकते हैं, बट किसी भी तरह का पब्लिक डिसरप्शन, किसी को किसी तरह का नुकसान या मोरालिटी ग्राउंड, ये तीनों रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है जिसके तहत आपको अपने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का थोड़ा सा क्या करना, क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, रोका जा सकता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज किसके अंदर आता है? आर्टिकल 30 to 35। आर्टिकल 32 हु डिस्क्राइब एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अभी हमने देखा था किसने डिस्क्राइब किया? बाबा साहब अंबेडकर ने, वी आर अंबेडकर ने। Which writ is used to produce a detained person before a court? डिटेन पर्सन है उसको कोर्ट के सामने हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू द बॉडी, और यूं कहें विथ बॉडी, मतलब आदमी जैसा है वैसा ही उसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाना चाहिए। ठीक है। विच अमेंडमेंट एडेड फंडामेंटल ड्यूटी? फंडामेंटल ड्यूटी को किस कौन से अमेंडमेंट? 42nd अमेंडमेंट ने ऐड किया था। कहां पे? पार्ट 4A बनाया, और आर्टिकल कौन सा था? 51A। इसके तहत 11 फंडामेंटल ड्यूटीज आई। 42nd अमेंडमेंट के तहत कितनी आई थी? 10 आई थी, याद रखिएगा। अब लिखा है विच पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 20, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कनेक्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट? डायरेक्टिव प्रिंसिपल कौन से पार्ट में है? पार्ट 4 में है। पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी एज इंश्योर्ड इन पार्ट 4, आर्टिकल 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51, आर्टिकल 36 से 15 कॉन्स्टिट्यूशन, एम एट अचीविंग सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस एंड एस्टेब्लिशिंग वेलफेयर स्टेट। डीपीएसपी के बारे में अपन डिटेल देखेंगे जब इसकी क्लास में देखेंगे। तो यहाँ तक अपनी आज की 20 क्वेश्चन की सीरीज पूरी हुई। अब अगले 20 क्वेश्चन हमें 100 क्वेश्चन की सीरीज लेके चलनी है इस टॉपिक के ऊपर, जिसमें से 20 हमारा कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे हम अपने नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे। थैंक यू सो मच।